सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान आयोजन होने पर अब राजनीति भी गर्मा चुकी है। 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे मनाने की तैयारी चल रही है, तो देश में योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम के आयोजन की भी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इंटरनेशनल योग डे मनाने को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक तीखी प्रतिक्रिया योग दिवस के आयोजन पर दी है। उन्होंने कहा कि मदरसों और दरगाहों में योग दिवस का आयोजन नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि योगी सरकार की ये कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है। अब इस मामले को लेकर सवाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी होने लगे हैं। मदरसों में तालीम दिवस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? अबे योग अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुरी चीज़ तो है। हर आदमी अपने घर भी योग कर सकता है। अपने क्या पहले अखाड़े थे, ये थे, सब पहलवान कसरत करने जाते थे, तो पहले न था। लेकिन भाई पहले तालीम की भी कमी थी। अभी ये इन्होंने डेवलप करके इसको एक कानून बना दिया। नहीं, अरे ये मदरसों में हैरेसमेंट फैलाने के लिए सिर्फ, और ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें। तो ये इनका एक ही मंशा है। योग न किसी धर्म का मुद्दा है, न पार्टी का। योग केवल मुसलमान और गरीब मुसलमान, खासतौर से मदरसों के बच्चों के सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शफीकुर रहमान बर्क को आज वही मदरसों की छवि चाहिए जो वो चाहते थे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा कहलाएं, मदरसे मुसलमानों को बदनाम करने का जरिया बने। आज जब मदरसे दुनिया भर में मुसलमानों का नाम रोशन कर रहे हैं, जब मदरसे दुनिया के साथ चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पेट में दर्द होने लगता है। उनका वोट बैंक खिसक रहा है, उनके लोग हार रहे हैं और मुसलमान को समझ रहा है। इसलिए वो इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाने का और लगातार इन पर बात करना चाहते हैं, ताकि मुसलमान फिर से उनके भ्रम जाल में फंस जाए। तो सीधा रुख करते हैं गौरव का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, जो योग दिवस है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है, ऐसे में मदरसों में योग दिवस को ना मनाया जाए, इसको लेकर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने ये एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इसकी जगह तालीम दिवस को मनाया जाना चाहिए। तो आखिर मदरसों में योग दिवस के आयोजन पर शफीकुर रहमान बर्क को इतनी गुस्सा क्यों आ रही है? गौरव, देखिए मुस्कान, योग दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और ये कहीं ना कहीं भारत की पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल रही थी और उन्हीं की पहल पर यहाँ पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी बेहतर पहल नजर आएगा और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी हो रहा है। अगर योग की बात करें तो पुराने समय से हमारे यहाँ योग होता आ रहा है, चाहे पतंजलि की बात करें, चाहे महर्षि योगी की बात करें, उन्होंने लगातार योग को बढ़ावा दिया। उसके बाद जिस तरह से हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर योग को यहाँ पर एक वैश्विक रूप से मान्यता मिली है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यहाँ पर शुरुआत हुई है। उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं विपक्ष इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है और खासतौर से जब यहाँ पर योग दिवस को मनाने की बात मदरसों में हुई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर व्यवस्था जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो वोट बैंक है वहाँ पर सहन रह सकती है। योग केवल एक व्यायाम के रूप में देखा जाए, यहाँ पर किसी धर्म से ना देखा जाए तो यहाँ पर कोई आरोप नहीं लगेगा, पर चूंकि यहाँ पर हर बात को एक धर्म के बिहार पे देखी जाती है, धर्म से जुड़ कर देखी जाती है, तभी यहाँ पर विवाद शुरू होता है। विवाद की यहाँ शुरुआत कर दी गई है संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया है कि तालीम दिवस बनाए और बीजेपी यहाँ पर इस तरह के एजेंडे चलाकर जानबूझ के यहाँ पर परेशान कर रही है और मुस्लिम वर्ग के लोगों को भ्रमित कर रही है। चाहती है बीजेपी कि मुस्लिम वर्ग के लोग यहाँ पर शिक्षा से वंचित रहे, पर चूंकि मुस्लिम यहाँ पर जब भी राजनीति में किसी मुद्दे को हाइप देनी होती है तो उसके पीछे तमाम पार्टियां एक साथ हो जाती है, तब जाकर के उस मुद्दे को धार देने की कोशिश की जाती है, जैसा कि इस बार सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया है जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। लेकिन देखिए गौरव, जब मदरसों का सर्वे हुआ तब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया दी गई कि सर्वे गलत है, ये
मदरसों की तालीम से छेड़छाड़ है। और आज जब योग दिवस के आयोजन पर बात हो रही है तो कह रहे हैं कि भाई उन्हीं मदरसों में तालीम दिवस मनाया जाए। देखिए मुस्कान, यहाँ पर मदरसों की बात केवल ये नहीं है, तमाम मुद्दे इसको लेकर लगाते हैं। विपक्ष ने आरोप यहाँ पर सरकार को लगाया है कि सरकार यहाँ पर मदरसों का सर्वे तो कराती है, पर अभी भी उतने ही मदरसे मान्यता प्राप्त जितने पहले थे। उन मदरसों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है जिनको मान्यता दी गई है। अगर आप वास्तव में मदरसों का विकास करना चाहते हैं तो उनको मान्यता देनी चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये होता है, यहाँ पर यह भी कहा गया था कि मदरसों में संस्कृत के शिक्षक रखे जाएंगे। वो योजना भी यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, जानकारी नहीं है कितने शिक्षक यहाँ पर रखे गए। इसके अलावा ये बात कही गई थी कि कैमरे लगाए जाएंगे और एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर योगी सरकार और बीजेपी सरकार द्वारा कही गई थी। तो कहीं ना कहीं इस पर विपक्ष का जो आरोप है वो लाजमी है, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन पर अब बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो सका है, समीक्षा नहीं हो सकी है कि इस योजना की क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब लाभ मिलता है तो उस पर आरोप कोई लगता है, पर जब बात मदरसों की आती है, ये परंपरागत वोट बैंक की आती है, तो वहाँ पर सपा का आरोप पलटवार निश्चित रूप से लाजमी है। और यहाँ पर सपा सांसद ने यही पलटवार किया है कि आप मदरसों को टारगेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके विकास में बाधा बन रहे हैं, उनको बेहतर करने की कवायद नहीं चल रही है, बल्कि केवल और केवल उनको मुस्लिम वर्ग के बच्चे यहाँ पर मजहबी तालीम से वंचित रहे। लेकिन देखिए गौरव, जिस तरीके से शफीकुर रहमान वर्ग योगा को कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए मुस्कान, ये कहीं ना कहीं दुखद है, क्योंकि योगा किसी धर्म का नहीं है, क्योंकि योग एक व्यायाम है। और प्राचीन परंपरा अगर हम देखें तो योग को प्राणायाम की श्रेणी में ही माना जाता है। आज के आधुनिक युग में हम उसको वर्कआउट मानते हैं, चाहे उसको वर्जिश मानते हैं, जिम में करते हैं, पर बेहतर रूप में अगर देखा जाए तो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से मानव जीवन को देखते हुए हमारे बहुत ज्ञानी लोग थे जिन्होंने स्वास्थ्य की बेहतर जानकारी थी, चाहे महर्षि योगी की बात करें और चाहे महर्षि पतंजलि की बात करें, जो स्वास्थ्य के जनक थे। उन्होंने तमाम चीजें बताई थी। उन्होंने कहा था कि व्यायाम के माध्यम से, एक विशेष आसनों के माध्यम से, विशेष योग के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो कहीं योग को आप धर्म से नहीं जोड़ते हैं, पर कारण क्या होता है, जब भी मामला कोई बीजेपी सरकार से जुड़ा होता है या बीजेपी के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, उस मामले में धार्मिक मुद्दा दे दिया जाता है, और यही फिलहाल अभी हो रहा है। उसका बिल्कुल धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम सभी ने सुना है कि जो कहा जाता है कि जो स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, लेकिन अब जिस तरीके से 21 तारीख को योगा दिवस को मदरसों में आयोजित किए जाने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ अब विपक्षी पार्टियां मदरसों में आयोजित होने वाले योगा पर भी अब सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने मोहरों को चलना शुरू कर दिया है, जिसके लिए धीरे धीरे अखिलेश यादव अपनी रणनीति को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ वो मुलाकात करते हुए दिखते हैं, तो कहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठकों के जरिए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आते हैं कि वोटर लिस्ट से पार्टी समर्थक जितने भी वोटर्स हैं उनके नाम नहीं कटने चाहिए, और अगर वोटर लिस्ट से किसी भी सपा समर्थक का नाम नहीं है तो उसको भी जुड़वाया जाना चाहिए। तो वही अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कह रही है कि यूपी में उसकी अधिकांश लोकसभा सीटें रेड जोन में है, तो इसका अर्थ है कि जनता की पक्षधर समाजवादी पार्टी का लाल रंग अपना लाल रंग दिखा रहा है। सपा की रेड पावर ही भाजपा के लिए अब रेड जोन है। तो वही अखिलेश यादव ने ये बयान अपना ट्वीट भी किया है, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी का लाल रंग है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में पड़ रही है। सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो लाइव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, जितनी ज्यादा गर्माहट इस वक्त मौसम में है, उससे कहीं ज्यादा गर्मी इस वक्त यूपी की राजनीति में है। इस बात को हम नकार नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी का लाल रंग अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लाल जोन बनता जा रहा है, कैसे देखा जाए इस बयान को विभांशु अखिलेश यादव के? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मौसम की तपिश मुस्कान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के नेताओं के अंदर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कहीं ना कहीं लाल रंग को लेकर उनकी तरफ से जो ट्वीट किया है, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। अगर बात की जाए तो विधानसभा सत्र के दौरान जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा गया था कि लाल टोपी गुंडों की निशानी है, उसके बाद से ही लगातार लाल टोपी को लेकर
सपा कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आती है। अगर बात की जाए तो इस ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चाँद की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि समाजवादी पार्टी का लाल टोपी कहीं ना कहीं क्रांति का निशानी है और इस क्रांति के निशानी को आज अखिलेश यादव और सपा के कार्यकर्ता लगाकर प्रदेश भर में घूम रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश में सरकार है उसके खिलाफ और केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ लाल टोपी के जो समाजवादी नेता हैं वो लगातार बोलते हुए नजर आएंगे। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो टोपी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अगर बात करें तो सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी कहीं ना कहीं लाल टोपी को लेकर बीते दिन बयान दिए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसे लाल रंग के लेकर जहां अखिलेश यादव के ट्विटर के एक बार फिर लौटे मुस्कान, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे अभियान से रेड जोन में आ गई है और अलर्ट हो गई है। लेकिन देखिए विभांशु, अगर हम 2019 के नतीजों की बात करें तो तकरीबन 64 सीटें ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी थी। तो वही जब उपचुनाव हुए तो उसके बाद ये सीटें 2 और बढ़ गई, यानी कि कुल 66 सीटें ऐसी हो गई। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रेड जोन में है कुछ सीटों पर। क्या वाकई में ये कहना उचित है फिलहाल? अगर देखा जाए मुस्कान उनके बयानों का अखिलेश यादव का, तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम सीटें रेड जोन में आ गई है, यानी कि खतरे में आ गई हैं और उनका दावा है कि सपा उन सीटों पर जीतेगी। तो ये दावा कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगा, मगर बयान से साफ तौर से आप समझ सकती हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर में जो तमाम भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं लोकसभा की, वो रेड जोन में आ गई हैं। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल 66 सांसद हैं, वहीं अगर सपा की बात करें तो महज 3 सांसद हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव काफी चुनौती होगा, क्योंकि सपा का लगातार दावे कर रही है कि वो 50 सीट पर चुनाव लड़ेगी और अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हम और हमारा गठबंधन 80 सीट जीतने में कामयाब रहेगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कहा अखिलेश यादव अपने जो बयान है उसमें कितना सच्चाई है वो नतीजों के बाद साफ होगा। मगर बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बनारस से चुनाव लड़ ले और बनारस की सीट पर अगर जीत हासिल करते हैं तो वो राजनीति में कहीं ना कहीं उसको बड़ा दाव माना जाएगा। जी ठीक है, देखिए विभांशु, अखिलेश यादव के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं देखिए सभी मानते हैं कि करो या मरो की चुनौती है, लेकिन ऐसे में अब अखिलेश यादव लगातार प्रशिक्षण शिविर करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जो बूथ स्तर के सभी पदाधिकारी हैं उन सबसे मुखातिब हो रहे हैं। अब जिस तरीके से सीतापुर में अखिलेश यादव ने एक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लखीमपुर खीरी से अपने इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की, उनका अगला प्रशिक्षण शिविर कहाँ है विभांशु? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया है, जिसमें 5000 प्रदेश भर से पदाधिकारी सम्मिलित हुए थे। अब सपा कहीं ना कहीं जन जागरण यात्रा के माध्यम से प्रदेश भर के अंदर में घूमेगी। अगर बात करें तो हरदोई में अब अगला प्रशिक्षण शिविर होना है, माफ करिएगा जन जागरण यात्रा होना है। सीतापुर लखीमपुर की भी खीरी कवर हो चुका है और अखिलेश यादव 15 जून के बाद माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं हरदोई के अंदर में अपना जन जागरण यात्रा का बस लेकर जाएंगे, आम जनता से मुखातिब होंगे। उस अगर बात करें तो आप अभियान की बात कर रही थी, आप जन जागरण की बात कर रही थी, उसके ठीक बाद से जब से शुरुआत हुई है तब से समाजवादी पार्टी के प्रदेश दफ्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज दूसरे दिन भी सपा दफ्तर पर बैठक की गई, जिसमें मतदाता सूची में कहीं ना कहीं मतदाता सूची के जानकारों के साथ बैठक की गई है। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के प्रभारी इसमें मौजूद रहे हैं और इसमें कैसे वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाए और कैसे जो नाम कटे हैं उसको वापसी जोड़ने के लिए, अब निगाहें बनाने रखने के लिए वोटर लिस्ट पर, इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। ठीक है विभांशु, देखिए वोटर लिस्ट पर तो अखिलेश यादव के साथ ही सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं की पैनी नजर तो है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर सभी नेताओं से जो भी मीटिंग में मौजूद थे उनसे कहा है कि आप मीडिया से रूबरू ना हो, मीडिया से मुखातिब ना हो, तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से 23 जून को विपक्षी एकता की एक तस्वीर सामने आएगी उसको लेकर इस बैठकों में गुपचुप तरीके से चर्चा हो रही है?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 23 जून को कहीं ना कहीं विपक्षी एकता एक मंच पर नजर आएगा, जहां देश भर के तमाम विपक्षी दल बसपा को छोड़कर सभी दल एक मंच पर नजर आएंगे। उसके बाद आगे की तस्वीर देखने वाली बात होगी कि कैसा तस्वीर होता है विपक्षी एकता का। और माना जा रहा है कि एक मंच पर होंगे तो 2024 चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष बनाने की कहीं ना कहीं मंथन करेंगे तमाम नेता। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी मीडिया से रूबरू ना हो रही है, इसका वजह बताया जा रहा है नेताओं के द्वारा कि जो भी चर्चा की जा रही है उसे गुप्त रखा जा रहा है, और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा सभी बैठकों को लेकर एक समरी दिया जाएगा। जी ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के तीर्थ स्थल श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के किले में मस्जिद का विवाद अब एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। इस बारे में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने फिर से नाराजगी जताते हुए मस्जिद को हटाए जाने की बात कही है। और संजय निषाद ने निषाद राज के किले में मस्जिद निर्माण को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि अपने राज में कांग्रेस पार्टी ने ही यहां पर मस्जिद बनवाई थी। उनके मुताबिक श्रृंगवेरपुर भगवान राम के बाल सखा निषाद राज की कर्मभूमि है। तो देखिए निषाद राज को निषाद समुदाय के करोड़ों लोग अपना आदर्श मानते हैं और आदर्श की ही तरह पूजते हैं। ऐसे में निषाद राज के किले में सिर्फ निषाद राज और भगवान राम की पूजा अर्चना ही होनी चाहिए और दूसरे धर्मों के लोगों को वहां इबादत नहीं करनी चाहिए। वहां मस्जिद का निर्माण गलत तरीके से हुआ है। तो ये पूरा जो आरोप है ये संजय निषाद ने कांग्रेस पर लगाया है और आरोपों के दौरान और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। भारतीय संस्कृति की स्थापना नहीं करेंगे, हम मथुरा, काशी और अयोध्या को नहीं निर्माण करेंगे तो हम क्या काबा में जाके निर्माण करेंगे? आज के दिन में मैं पूछा जाना चाहिए, भारत भारतीयों का है और भारत का है। निषाद राज का किला है, इस पे भी मस्जिद बनवा दिया कांग्रेस ने। अब बोलिए विवाद तो उसने खड़ा किया है। उनके समय में एक पर्यटक मतलब किला खुदाई हुई थी, तो हम कह रहे किला खुदाई हुई मस्जिद बनाने के लिए, निषाद राज का किला बनाने के लिए। तो यही सब विवाद का घर है जगह जगह। यहाँ भारतीय संस्कृति है, जहाँ भारत के राजा महाराजा रहे हों, भगवान राम आए हों, जहाँ सोए हों, वही मस्जिद बनाएंगे और जगह नहीं मस्जिद बनाने का। तो देखिए संजय निषाद का आपने ये बयान सुना जिसको लेकर अब राजनीति गर्मा चुकी है। सीधा रुख करते हैं विवेक का जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, जिस तरीके से संजय निषाद ने ये बयान दिया है श्रृंगवेरपुर पूरे मामले को लेकर और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी अन्य दल ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है? विवेक देखिए अगर बात की जाए तो अभी तक किसी बड़े नेता का बयान जो है, इनकी बयान पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। और जिस तरीके की बात की जाए तो प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर यह स्थान है जहां पे भगवान श्री राम के बाल सखा निषाद राज की मुलाकात इनसे हुई थी। जब भगवान वनगमन को जा रहे थे तो निषाद राज से इनकी मुलाकात हुई थी और निषाद राज ने उनको गंगा के पार कराया था। काफी पुरानी आस्था है और निषाद राज को निषाद समुदाय जो है वो भगवान की तरह पूजता है। यही बात जो है वो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि निषाद समुदाय जो है निषाद राज को पूजता है, भगवान श्री राम को आदर्श मानता है। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में निषाद राज के किले में भी यहाँ मस्जिद बना दी गई थी जो कि गलत निर्णय था। अब इस समय लेकिन देखिए विवेक, 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से श्रृंगवेरपुर विवाद उठ चुका है और समय समय पर यह विवाद अक्सर उठता रहा है। तो क्या इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं संजय निषाद अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए? देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सुभाषपा की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही हैं तो कहीं न कहीं निषाद पार्टी भी एनडीए की एक सहयोगी दल है। और निषाद पार्टी में जो है भाजपा, जिस तरह सुभाषपा लगातार सक्रियता दिखा रही है, भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो थोड़ी सी खलबली निषाद पार्टी में भी आ गई है। क्योंकि सुभाषपा के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनको कुछ कम सीटें मिल जाए, इनको जो है सहयोगी दल द्वारा बाद में दबा दिया जाए। तो उसको लेके हुए संजय निषाद ने एक अलग तरीके की राजनीति करने की कोशिश की है। और जिस तरीके से लगातार वो जिस समुदाय से आते हैं और उस समुदाय का वो काफी लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गोरखपुर से लेके पूर्वांचल का जो एरिया है जहां निषाद बाहुल क्षेत्र है, अच्छी खासी संजय निषाद की वहां पे पैठ रही है।
अब ऐसे में निषाद राज का ये मामला, श्रृंगेरपुर का ये मामला उठाकर उन्होंने और भी ज्यादा इस मामले को तूल दे दिया है। और जिस तरीके से 10 महीने शेष है आगामी लोकसभा चुनाव में, और उधर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण जिस तरीके से हुआ, उसके बाद अगर बात कीजिए महाकाल उज्जैन का, आप देख लीजिए तो धीरे धीरे जो बीजेपी की जो घोषणा पत्र जो उसने जारी किया था जिसमें राम मंदिर का जिक्र किया था, और बीजेपी के सहयोगी दल जो है वो निषाद पार्टी है। ऐसे में उनके ही लेकिन देखिए विवेक, समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बसपा हो, वो लगातार मुस्लिम वोटर्स को अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है ताकि जो मुस्लिम वोटर्स है वो उनसे ना छिटके। लेकिन अब जिस तरीके से अब ये बयान संजय निषाद ने दिया है, जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज में इस बयान से काफी आक्रोश है। देखिए, अगर बात की जाए मुस्लिम समाज में आक्रोश है या नहीं, अभी तक इसको कोई बड़ी प्रतिक्रिया किसी मुस्लिम धर्मगुरु या किसी मुस्लिम नेता की अभी तक तो नहीं आई है। खैर, जिस प्रकार से ये बातें उन्होंने कही है कि ये किला जो है निषाद राज का किला है, यहाँ से लाखों लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस शासन में यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया गया था, और कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की नीति करती रही है, लड़ाने की नीति करती रही है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि अगर हम अपने तीर्थ स्थलों पे पूजा करने नहीं जाएंगे, अपने धर्म स्थानों पे पूजा करने नहीं जाएंगे, तो आखिर हिंदू समाज कहाँ जाएगा? अब अचानक से ही उनको धन्यवाद विवेक, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को देखते हुए गुजरात के तटीय क्षेत्रों के लिए एक तूफानी लहर की चेतावनी अब जारी कर दी है। कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और मोरबी के निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये फिर से गति पकड़ सकता है। साथ ही गुजरात में विशाल तूफान की लहरों के साथ भारी तबाही भी ये तूफान मचा सकता है। वही आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 जून को गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची के बीच ये तूफान टकरा सकता है। इसके कारण गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 15 जून को कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो चुकी है। तो लगातार जो तूफान बिपरजॉय है वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो आईएमडी ने चेतावनी भी जारी कर दी है कि अब ज्यादा दूर नहीं है बिपरजॉय तूफान, और हो सकता है कि ये कल सुबह या आज देर रात तक तटों से टकरा भी सकता है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सुहानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देखिए सुहानी, बिपरजॉय तूफान का असर तो बीते दिनों से ही गुजरात समेत महाराष्ट्र में भी दिखने लगा है, लेकिन जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट तो जारी किया है, आखिर अभी जिस गति से ये तूफान बढ़ रहा है उसकी गति क्या बताई गई है आईएमडी के द्वारा? जी मुस्कान, आपको बता दें कि बिपरजॉय चक्रवात जो अरब सागर से उठता हुआ बताया जा रहा है, तो वो बहुत 125 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है एमडी ने बताया है, और पूरी तरह से मौसम विभाग की तरफ से इसे ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वही बता दें आपको कि सौराष्ट्र कक्ष से लेके के पूरी तरह से जो बिपर चक्रवात जो है उठ रहा है, और वही जो गुजरात के तमाम जो क्षेत्रों में जो है ये उठने वाला है। वही बता दें आपको कि जामनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारिका जिलों तथा तमाम आपको बता दें कि राजस्थान में भी और ये चक्रवात जो उठने वाला है, वही राजस्थान के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वही अब जो है अब वहाँ के जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने साफ तौर पर इसमें बैठकें बुलाई, और उनका कहना है कि जो चक्रवात आ रहा है उसके लिए और उसकी सुरक्षा और चक्रवात का प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो दलों को तटों के सामने तैनात कर दिया गया है। साथ ही जो मछुआरे हैं उनको भी मध्य अरब और अरब सागर पे जाने की पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा देखिए बिल्कुल सुहानी, अभी आपने जिक्र किया कि जो हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि अब जो तूफान के साथ ही हवाओं की स्पीड है वो 125 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। लेकिन सुहानी, ये कहा जा रहा है कि ये तट से बेहद ही जल्दी टकरा सकता है, क्योंकि अब बिपरजॉय तूफान ज्यादा दूर नहीं है। कब तक इसके गुजरात तट से टकराए जाने की आशंका है सुहानी?
जी मुस्कान, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि ये 15 जून के जो है वो अरब जो गुजरात से टकराने की बताई जा रही है कि ये सौराष्ट्र और कच्छ से 15 जून को टकरा सकती है। इसको लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी है वो बैठकें भी बुला चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए जो तैनात जो वहाँ के अधिकारी बल है और तमाम जो विभाग है वहाँ पे तैनात है उसके प्रभाव को पूरी तरह से कम किया जाए। तो 15 जून को बताया जा रहा है। वही बता दें कि राजस्थान में भी 10 जो राज्यों वहाँ के क्षेत्र है वहाँ भी 10 क्षेत्रों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा था कि ये जो बिपरजॉय चक्रवात है वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन रास्ता बदल दिया और ये अब उत्तरी पूर्वी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 12 से 13 और 15 जून तक जो है गुजरात में टकराने की आशंका बताई जा रही है। और ठीक है इसके सुहानी, केंद्र सरकार और वही राज्य की जो के तारीख तय की गई है कि इस दिन जो जो तूफान है वो गुजरात के तट से टकरा सकता है। लेकिन सुहानी, अब जिस तरीके से बिपरजॉय तूफान लगातार आगे बढ़ रहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें अलर्ट है। तकरीबन कितने दिनों तक इस तूफान का असर देखने को मिलेगा और क्या यूपी में भी इसका असर दिखने को मिल सकता है सुहानी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है और पुलिस से अलर्ट भी जारी किया गया है कि जो यूपी की बात कर रही हैं तो यूपी में भी बड़े बड़े जो होर्डिंग है उसे उतारने के लिए पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। साफ तौर पर इस पर आशंका जताई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस चक्रवात की वजह से भारी बारिश की संभावना है और वही क्षति बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ठीक है, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिपरजॉय तूफान लगातार तबाही मचाने को तैयार है और वो अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आईएमडी के अनुसार इस तूफान की गति कम तो हुई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब ये तट से टकराएगा तो हो सकता है जो उसकी स्पीड हो वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ तक अलर्ट हो चुका है और साथ ही ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। फिर चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या चाहे वो गुजरात ही हो, तो लगातार लोगों को नसीहत दी जा रही है कि अगर काम ना हो तो वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि बिपरजॉय तूफान भले ही 15 को तट से टकराएगा लेकिन उसका असर बीते दिनों से ही महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल रहा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।